जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। मैं रुचि सिंह परिहार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई जानकारी। तो जी हाँ, आप लोग अभी न्यूज में जैसे सुनते चले आ रहे हैं, जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है, जो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि आपके जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, चुनाव में जब इस बार जीते डोनाल्ड ट्रंप, तो उनका चुनाव के पहले एक तरह से उनका पूरा ये चल रहा था कि अगर मैं होता तो ये रशिया यूक्रेन का वॉर इतना ज्यादा एस्केलेट करता ही नहीं, मैं यूक्रेन से बैकिंग हटा देता और मेरे आते ही तुरंत पीस इस्टेब्लिश हो जाएगी। उधर जो इसराइल और गाजा का चल रहा है, मैं उसको भी एकदम शांत कर दूंगा। तो ऐसे कुछ वचनों के साथ वो अपना आए थे। और अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद भी कोई खास वो परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। दोनों ही देशों का जो वॉर है एक अलग ही लेवल पे एस्केलेट करता जा रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह का ये जो ऑपरेशन चला है, ये जो ऑपरेशन जो स्पाइडर वेब है, जो कि यूक्रेन ने लॉन्च किया है, और उसमें जहां पे एक और हम लोग देख रहे हैं कि यूक्रेन की और रशिया की पीस टॉक भी हो रही है ना, साइमल्टेनियसली। मतलब पीस टॉक भी हो रही है और दूसरी तरफ युद्ध में अलग अलग हम लोग बढ़ते भी जा रहे हैं, वो लोग दोनों, है ना। तो यानी ये तो एक तरह का ऑक्सीमोरॉन दिखा रहा है, कितना अपोजिट एक तरह से चीजें दिख रही हैं। इस्तांबुल में पीस टॉक हो रही है और उस पीस टॉक में क्या डिसाइड हो रहा है? उस पीस टॉक में ये डिसाइड हो रहा है कि 6000 बॉडीज जो प्रिजनर, जो मतलब हमारे सोल्जर्स जो यूक्रेन के और रशिया के मारे गए एक दूसरे की जमीन पर, तो उनकी बॉडीज को एक्सचेंज करना है। यानी डेड बॉडीज को एक्सचेंज करने के लिए केवल पीस टॉक हो रहा है ना। और इधर यूक्रेन, इतने समय यूक्रेन इज ऑन फायर। यूक्रेन ने अभी कुछ दिन पहले हमने एक तरह से देखा कि जून के शुरुआत में ही एक तरह से उसने, अभी जून को, ये आज एक तरह से ये आपका 4 जून है, अब जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पे अभी जून की शुरुआत ही हुई है। और यहाँ पे हमने देखा कि उसने पहले तो रशिया की जो पूरी बॉम्बर फ्लीट थी, ऑपरेशन जो स्पाइडर वेब उसने चलाया, और उसके तहत बहुत गहरे 1-1.5 साल से इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहे थे, है ना। और इसमें एक तरह से उन्होंने क्या किया, बॉम्बर फ्लीट रशिया की एक तरह से 34% जो 40% एक तरह से है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके बाद अब कम से कम 7 से 8 बिलियन डॉलर का रशिया का नुकसान हुआ है। 1 बिलियन डॉलर में लगभग 8000 करोड़ रुपए होते हैं। अब 7 से 8 बिलियन डॉलर में आप देख लीजिए कितना ज्यादा रशिया का नुकसान हुआ है। और अभी हाल ही में फिर से एक आपकी एक तरह से कल की सुबह की मतलब एक तरह से क्या खबर आ गई कि रशिया के एक और अटैक, रशिया की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, जो क्रीमिया पेनिनसुला को एक तरह से मेन रशिया से जोड़ता हुआ जो एक ब्रिज है 19 किलोमीटर का, जो 12 मील का जो ब्रिज है, जिसका नाम है कर्च स्ट्रेट पे जो आपका ब्रिज बना है, उसको भी आपके नुकसान पहुंचाया है। किसने नुकसान पहुंचाया है? तो यूक्रेन ने। तो वो सारी न्यूज़ेस को हम कवर करते हुए चलते हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारियां जानने को मिलेंगी, कैसे ये अटैक्स हुए हैं। अंडर वाटर जो ड्रोन होते हैं, हम लोग ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स तो हम लोग समझते हैं यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यानी कि वो जो आपके ड्रोन होते हैं। लेकिन अंडर वाटर भी एरिया आपके क्या होते हैं, अंडर वाटर भी आपके अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल भी होते हैं, जिसको हम लोग अंडर वाटर ड्रोन कहते हैं। तो यूक्रेन का जो स्पाइडर वेब ऑपरेशन हुआ है रशिया के पर्ल हार्बर, भाई पर्ल हार्बर क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अगर आपको पता हो, एक तरफ जर्मनी था, जर्मनी के साथी संगाती कौन कौन थे जर्मनी के साथ? जर्मनी के साथ इटली का मुसोलिनी था, वो भी तानाशाह था। जर्मनी के साथ जापान था, जापान का जो सैनिक जनरल तानाका, वो भी एक तरह से तानाशाही कर रहा था। तो ये सब एक तरफ थे। और दूसरी तरफ आपके थे, आपका फ्रांस था, दूसरी तरफ आपका रशिया था, और दूसरी तरफ ही आपका ब्रिटेन था। उन्हीं के साथ एक सपोर्ट उनको अमेरिका का भी मिल रखा था। बट अमेरिका केवल हथियार सप्लाई कर रहा था, इधर पार्टी को भी हथियार सप्लाई कर रहा था। वो युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। बोल रहा था बस लड़ते रहो, हथियार खत्म हो तो हमसे बोलना, हम यहाँ पे आपको भेजने के लिए तैयार है, ठीक है। तो वो हथियार सप्लायर था। लेकिन जापान ने उसी टाइम पे एक तरह से, जापान जो पैसिफिक ओशियन जो आपका पड़ता है, पैसिफिक ओशियन बहुत बड़ा जो आपका है, पैसिफिक ओशियन के एक तरफ आपका इधर जापान, एक तरफ आपका अमेरिका है। तो अमेरिका का जो हवाई द्वीप था, उसमें जो पर्ल हार्बर जो पोर्ट था, वहां पे 7 दिसंबर 1941 में जब इसने अटैक किया, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से अमेरिका कूद गया। और अमेरिका को जब उसने उकसाया, तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने देखा कि आपका नागासाकी और हिरोशिमा में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जो अटैक किए गए, वो फाइनल ब्लो था। मतलब इसके बाद से जापान ने सरेंडर कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली एंड हुआ। हालांकि उसमें लाखों लोगों की जान गई थी। तो हम उसी को देखेंगे कि ये जो पर्ल हार्बर अटैक किया था, जिसमें अमेरिका की नेवल फ्लीट को बहुत नुकसान पहुंचाया था, जापान ने हवाई हमले किए थे, कुछ उसी तरह का यूक्रेन ने किया है। तो उसके पर्ल हार्बर के बाद जो विनाश हुआ था वो हम लोगों को पता है। तो क्या ऐसा कुछ अभी भी होगा? तो उसको भी हम लोग समझते हुए चलते हैं कि यूक्रेन का जो स्पाइडर वेब था, इसको हम लोग एक तरह से रशिया के लिए पर्ल हार्बर हम लोग कह सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? अच्छा, ये जो वॉर, ये जो ड्रोन का अटैक किया है, तो जब बाकियों के लिए, देखो 2 देशों के बीच में तो अटैक हो रहा है, बाकियों के लिए वो एक लर्निंग मोमेंट हो सकता है कि हमको किस तरह से उससे समझना है कि इन फ्यूचर
हम पे ऐसा कुछ अटैक ना हो, हमारा दुश्मन कहीं यूक्रेन से एक तरह से प्रेरणा ना ले रहा हो, मोटिवेशन ले रहा हो कि भाई ऐसा अटैक हम भी करेंगे, तो उसको भी हमें समझना है। क्योंकि अभी हाल ही में 300 से ज्यादा अटैक पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पे भी किए हैं। हालांकि हमने सारे एक तरह से हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसको, एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको एक तरह से समाप्त किया है। तो मई 2024 में यूक्रेन ने लॉन्च किया था मैसिव ड्रोन स्ट्राइक, जिसमें ऑपरेशन स्पाइडर वेब। उसी के बाद हमने देखा कि ये आपका मतलब ये पहले उस टाइम पे आपका अटैक हुआ था, विच इन्वॉल्व्ड ओवर 117 AI guided drone launched deep into Russian territory. These drones targeted air base house strategic bombers like the TU Bear। ये आपका जो है, ठीक है, तो इसको इन्होंने वो किया था। Penetrated Russia's highly fortified air defense system, destroyed and damaged dozens of aircraft, reportedly inflicting billions of dollars worth of damage। देखिए यहाँ पे डेट गलत लिखी हुई है, इस डेट को आप लोग सही कर लेंगे। ये जो डेट है ये मई 2024 नहीं है, ठीक है, ये आपका 2025 अभी चल रहा है, तो इसको हमें सही कर लेना है। ये आपका, ठीक है, तो ये आपका क्या है यहाँ पे। अब इसमें रशिया के कौन कौन से जो आपके बॉम्बर प्लेन्स हैं वो आपके तबाह हुए हैं, तो ये रशिया के बहुत अंदर जाके इन्होंने एक तरह से ये तबाही मचाई है। और ये जो ड्रोन है ये स्मॉल थे, इनएक्सपेंसिव थे, इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड थे, मतलब ये ड्रोन यूक्रेन में ही बने हुए थे जिनसे उन्होंने अटैक किया है। लो कॉस्ट अनमैन्ड सिस्टम, और ये हाई कॉस्ट डैमेज इसने पहुंचाया है। और कहाँ डैमेज पहुंचाया है, तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि इधर की तरफ ये इत्तू साहब का ये यूक्रेन है, और इसने यहाँ से यूक्रेन से 4000 किलोमीटर की दूरी पर ये जो बेलाया एयर बेस था, ये इर्तुकुश रीजन में पड़ता है। यहाँ पे ये जो अमूर रीजन यहाँ पे पड़ता है ना, ये आपका यूक्रेन का, तो ये रशिया का रीजन है। यहाँ पे द्यालिगोव, ये इवानोवो और ये ओलेनिया मरमास्क रीजन में जो रशिया के जो एक तरह से क्या पड़ते हैं, ये मरमास्क रीजन वाला 2000 किलोमीटर दूर है। इधर ये बेलाया बेस 4000 किलोमीटर दूर है। और इतनी दूर जा जाके ये इसने यूक्रेन ने क्या किए हैं, अटैक किए हैं। कैसे किए हैं, उन्होंने ट्रकों के जरिए, ये एक तरह से क्या है, उसमें वुडन कंपार्टमेंट्स बना के ड्रोन को भेजा हुआ था, और वो एक तरह से एयर बेस के पास ही वो ट्रक खड़े हुए थे, और प्रिसाइजली अचानक से वो सारे ट्रकों के से वो मतलब वो ड्रोन निकाले जाते हैं, और वो ड्रोन निकले और वो सीधे एयर बेस के बाजू में ही खड़े थे और सीधे एयर बेस पे पहुंचे। और उन वहां पे अच्छा उन ड्रोन्स को भी एक तरह से मॉड्यूलर तरीके से उनके अंदर कुछ ना कुछ एक्सप्लोसिव्स लगा दिए गए थे, और वो फर्स्ट यूज ड्रोन्स थे, एक तरह से नॉर्मल जो हमारे ड्रोन्स होते हैं, और वो बस एक तरह से एयर बेस के ऊपर गए और उन्होंने अटैक कर दिया। अच्छा, जब इस तरह से इतना क्लोजली आप पे अटैक होता है कि कहीं कोई दूर से नहीं, पास से ही आप पे ऊपर अटैक हो रहा है, जैसे अगर आपके बगल में कोई खड़ा हो, है ना, और कोई दूर से आ रहा हो आपको मारने के लिए, तो आपको मतलब अलर्ट हो जाओगे कि ये मारने आ रहे हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा हट जाओगे। लेकिन कोई एकदम बाजू में बैठा है आपके और एकदम शांति से बैठा है और आके खींच के थप्पड़ मार रहा है, तो आपको एकदम रिएक्शन का मौका नहीं मिल रहा है ना, आप वहां पे मतलब एक तरह से परेशान हो जा रहे हो। तो ऐसा ही रशिया के साथ हुआ, उसको रिएक्शन का मौका ही नहीं मिला। उसका एयर डिफेंस कैसे काम करता है, तुरंत, एक तो इतना एयर डिफेंस होता है, दूर दूर की चीजों को एक तरह से वो मैनेज कर रहा होता है, एकदम बाजू से कोई चीज आके एकदम से अटैक कर जाती है और उनकी बॉम्बर फ्लीट को तबाह करती है। तो ये एक तरह से और नए नए सिक्योरिटी के कंसर्न दिखाता है कि हमारे पास लेजर वॉल होनी चाहिए हमारे एयर बेसेस के आसपास, ताकि वो कोई भी चीज हो, कुछ मतलब मक्खी भी आए तो वो भी पता चल जाए। और एक तरह से इसके लिए तो ये जो ड्रोन अटैक अभी एक तरह से किसने किया है, जो यूक्रेन ने किया है, वो बहुत सारे सिक्योरिटी के कंसर्न्स देके आ रहा है। अभी एक तरह से वो ड्रोन अटैक हुआ ही था कि उसके बाद ये जो आपका कर्च स्ट्रेट पे ये जो क्रीमिया पेनिनसुला है, जैसे मतलब आपका ये यहाँ पे क्या पड़ता है, ये आपका यूक्रेन पड़ता है, ठीक है, ये आपका जैसे ये इधर आपका यूक्रेन पड़ता है, यूक्रेन में ही नीचे यहाँ पे आपका क्या है, ये क्रीमिया पेनिनसुला है। यहाँ पे क्रीमिया पेनिनसुला जिसको 2014 में क्या किया था, रूस ने कैप्चर कर लिया था, और इधर आपका रशिया है। तो क्रीमिया पेनिनसुला को रशिया से जोड़ने वाला, और यहाँ पे एजोव सी पड़ता है, क्या पड़ता है, एजोव सी पड़ता है, तो इससे जोड़ने वाला ये कर्च स्ट्रेट पर ये आपका पुल बना है। ये कितना है, ये 12 मील का ये लंबा पुल है, इसको किलोमीटर्स में करें तो 19 किलोमीटर्स का ये पुल पड़ता है। और इस पुल को भी डैमेज किया है किसने, यूक्रेन ने डैमेज किया। यूक्रेन ने क्यों डैमेज किया, यूक्रेन कहता है कि यहीं से, यही क्रीमिया के जरिए ये पूरा जो रसद सामग्री है रशिया की आर्मी के लिए, ये रशिया यहाँ से लेके आता है, तो हमने इसको ये सप्लाई एरिया जो कट कर दिया है। अच्छा, इसको रूस ने क्या कहा है कि एक्ट ऑफ टेरर है। अब रूस ने एक्ट ऑफ टेरर जैसा वर्ड यूज किया है, तो वैसे भी ये वॉर अब थमने का नाम तो लेने वाला नहीं है, एस्केलेट ही करेगा। तो आगे हमको इसमें देखना होगा कि क्या सारी चीजें। हालांकि ये पुल आप ये जान लीजिए कि कब रशियन बनाया था, तो 2018 में, क्योंकि 2014 में रशिया ने क्रीमिया को यूक्रेन से छीन लिया था, और उसके बाद 2018 में उसने इस पुल का निर्माण किया था। इस पुल को अभी ठीक ठाक डैमेज पहुंचाया है यूक्रेन ने। कैसे डैमेज पहुंचाया है, तो ये जो अनमैन्ड, ये जो आपका अंडर वाटर व्हीकल है, यानी कि ये पानी के अंदर वाला ड्रोन है, ये जो है ये यूक्रेन का तोलाका, ठीक है, इसी को क्या नाम दिया गया, मरीचिका,
यूक्रेन के ड्रोन का नाम है जो अंडर वाटर चलने वाला है, उसका नाम है मरीचिका, जिस मरीचिका ने जाके कर्च स्ट्रेट पे बना हुआ जो पुल था, जो रशिया का पुल था, उसको डैमेज पहुंचाया है। तो ये भी एक तरह से इंडिजीनियसली डेवलप्ड है यूक्रेन में, कहीं से यूक्रेन ने इसको मंगाया नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी आती। तो रशिया एंड यूक्रेन एग्री टू प्रिजनर, और जहां पे एक तरह से हमने देखा कि पीस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, झगड़ा भी चल रहा है, ठीक है। तो ये इस्तांबुल में इनका 2 जून 2025 का ये शुरू हुआ था इनका पीस कॉन्फ्रेंस, जिसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो बॉडीज हैं सोल्जर्स जो किल हुए थे उनकी हम बॉडीज को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो अब पूरा ये सारी चीजें जो साइमल्टेनियसली चल रही हैं, अब आगे जो भी जानकारी आती रहेगी उसको भी हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि इससे भारत क्या सीख ले सकता है। तो इससे 5 बड़े लेसन इस वॉरफेयर से भारत क्या ले सकता है कि ड्रोन आर पार्ट ऑफ मेन फोर्स। भाई अब तो क्या है, अब हमारी डिफेंस फोर्सेस बहुत ज्यादा क्या हो रही हैं, आधुनिक हो रही हैं, यानी डिजिटल वॉरफेयर होता जा रहा है। तो ऐसे में जो ड्रोन है वो युद्ध का बहुत ज्यादा, पहले होता था इंडिविजुअल ब्रेवरी, वो बॉर्डर मूवी में दिखाते नहीं है, सुनील शेट्टी जाके वो पूरा आईडी ले जाके वो टैंक के नीचे जाके लगा के आता है ना। तो अभी तो वो काम ड्रोन कर देते हैं, तो आपको मतलब एक तरह से ह्यूमन लॉस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ड्रोन्स आर नॉट फोर्स मल्टीप्लायर्स, दे आर फास्ट बिकमिंग द मेन फोर्स, मतलब वो फोर्स मल्टीप्लायर नहीं है, वो खुद ही मेन फोर्स बनते जा रहे हैं। द स्पाइडर वेब स्ट्राइक्स आर द क्लियरेस्ट कंफर्मेशन येट दैट यूएवी और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आर नॉट अ पासिंग नोवेल्टी, दे आर द फाउंडेशन ऑफ हाउ फ्यूचर वॉर्स विल बी फॉट। तो ये फाउंडेशन है कि फ्यूचर वॉर्स कैसे होने वाले, जैसे वीडियो गेम्स पर जैसे गेम नहीं होते रहते, आप लोग गेम खेलते रहोगे, तो बिल्कुल कुछ वैसा ही वॉरफेयर होता जा रहा है। द आइडिया मिलिट्री कैन रीच डीप इनटू एनिमी टेरिटरी, और इसमें एक जैसे आपका जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने हमारे कोई भी ट्रूप्स को उधर बॉर्डर पार नहीं कराया, हमने यहीं से बैठ के प्रिसाइज अटैक किए, यहीं से हमने उनकी लोकेशन पिन पॉइंट की, और 200 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर दूर उनके जो नूर खान एयर बेस थे, उनके बहावलपुर था, कहाँ कहाँ पे जाके अटैक किया, ठीक है। तो ये चीजें आपकी आती हैं। तो इंडिया मस्ट एक्सेलरेट शिफ्ट टू यूएवी, तो इंडिया के लिए भी है कि इंडिया को भी अपना यूएवी पे शिफ्ट करना है। अब ये सारी न्यूज जो पाकिस्तान वाले देख रहे होंगे ना, तो बोल रहे होंगे देखो हमने भी यूएई से अटैक किए हैं, मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल से अटैक किए हैं और भारत को नुकसान पहुंचा है। खैर वो तो झूठ बोलने में माहिर ही है पाकिस्तानी आपके। तो इंडिया हैज पोर्ड डिकेड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक एफर्ट इनटू इट्स फाइटर, हेलीकॉप्टर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इंडिया ने बहुत ज्यादा अपने जो फाइटर, हेलीकॉप्टर्स और जो एयर ट्रांसपोर्ट कैरियर्स हैं उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। बट स्पाइडर वेब्स कंफर्म्स समथिंग इंपॉर्टेंट, तो स्पाइडर वेब एक तरह से काफी इंपॉर्टेंट एक चीज है, उसकी तरफ क्या करता है, जैसे ये आपका मतलब एक तरह से इंगित करता है कि द फ्यूचर ऑफ एयर पावर विल बी अनमैन्ड, AI ड्रिवन एंड लॉन्ग रेंज। कि फ्यूचर क्या होने वाला है एयर पावर का, एयर डिफेंस का, एक तो होने वाला है अनमैन्ड, यानी कि उसमें कोई व्यक्ति नहीं होगा, वो UAV से होंगे, AI ड्रिवन होगा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्रिवन होगा, और दूसरा लॉन्ग रेंज, कहीं पे भी जा सकते हैं, धरती के किसी कोने में भी छुपे रहे, ठीक है, और धरती के किसी कोने में भी छुपे रहे, पानी के अंदर भी छुपे रहे, तो वहां पे भी अंडर वाटर जो अनमैन्ड व्हीकल है वो जा सकता है। तो इंडिया हैज मेड अर्ली मूव्स इन दैट डायरेक्शन बट नॉट नियरली एट द पेस रिक्वायर्ड। द यूक्रेनियन ऑपरेशन शुड पुश इनटू इंडिया इनटू फार मोर अग्रेसिव पुश ऑन इंडिजिनियस ड्रोन्स, आर्म्ड UAVs एंड ऑटोनॉमी लेड वेपन सिस्टम। तो ये यूक्रेन ये दर्शाता है कि भाई इंडिया को भी इस ओर क्या करना है, काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। फिर इंडिया का जो एयर डिफेंस है ऑपरेशन सिंदूर में जिसने परफॉर्म किया, ब्रिलियंटली परफॉर्म किया है ना, नो डाउट ऑन दैट। तो नथिंग ब्रोक थ्रू टू अवर हाई वैल्यू टारगेट्स, जिसमें हमारे जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उसको हमने प्रिसाइजली प्रोटेक्ट किया है। बट यूक्रेन जो ड्रोन स्ट्राइक है ये रिवील करती है कि जो मोस्ट प्रोटेक्टेड इन डेप्थ जो एनिमी इंस्टॉलेशंस है वो भी सेफ नहीं है। अगर क्लेवर और अनप्रेडिक्टेबल एडवर्सरी अगर आपका है कि कुछ भी कर सकता है, जैसे यूक्रेन ने किया है, रशिया को नुकसान पहुंचाया, रशिया भी एक आपकी इंडोमिटेबल पावर है ना, इतने सारे सैंक्शंस झेलते हुए भी अच्छी खासी फ्लरिशिंग इकोनॉमी बनी हुई है, तो रशिया को इतना नुकसान पहुंचाया, रशिया की इंटेलिजेंस को मतलब भनक नहीं लगने दी। तो ये एक तरह से यूक्रेन ने किस तरह से किया, ये एक तरह से वॉर स्टडी जो हमारे रूम्स हैं वहां पे ये पढ़ने का एक तरह से क्या है, इसको सीखना है इसको। तो स्पाइडर वेब्स इज अ मैनुअल इन अ क्रिएटिव लॉन्ग रेंज सबॉटेज, एंड ये लॉन्ग रेंज यानी कि लंबे दूरी तक के लिए है और बहुत लंबा एक तरह से बहुत पेशेंस के साथ किया गया है। इंडियन प्लानर्स एंड स्पेशल फोर्सेस मस्ट इंटरनलाइज दिस एंड एक्सपैंड देयर ओन टूल किट्स। तो भारतीय प्लानर्स को भी इसको क्या करना है, अपने में समाहित करना है और अपनी टूल किट को भी बढ़ाना है। इंडिया जो ड्रोन ऑपरेशन है ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर स्ट्रक टारगेट्स इन पीओके एंड पाकिस्तान विद प्रिसाइज रिजल्ट्स। भारत के भी उसने किया है ना, ठीक है, दीज वर स्मॉलर। तो भारत वैसे भी, भारत ने जिसके खिलाफ किया, पाकिस्तान तो वैसे भी ऐसा मतलब एक नॉर्मल सा है, ठीक है।
तो ये चीज आपकी है। तो दीज वर स्मॉलर इन स्केल कंपेयर टू यूक्रेन्स कैंपेन बट दे शोड द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस मिसाइल फायरिंग प्लेटफॉर्म्स। तो यूक्रेन के कंपेयर में हमारे जो अटैक्स थे वो एक तरह से स्मॉलर उसमें थे, और ये था भी, पाकिस्तान को भी पता था कि इंडिया अटैक करेगा ही करेगा, है ना, फिर भी अगर उसको हमने एक तरह से क्या किया, उसके एरिया को हिट किया, तो ये इंडिया के लिए भी एक तरह से क्या है, ब्रिलियंट मूव है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू स्केल अप कैपेबिलिटी, यानी भारत को अपनी कैपेबिलिटी को भी क्या करना है, स्केल अप करना है। इंडिया नीड्स लॉइटरिंग म्यूनिशंस, एआई गाइडेड ड्रोन्स। तो एआई गाइडेड ड्रोन्स, एआई वैसे भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी आपकी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, तो उसकी जरूरत हमें होगी। ठीक है, तो इंडियन जो सिस्टम है टुडे, यूएवी आर एन एडजंक्ट टू अदर रेजिमेंट्स, आर्टिलरी यूनिट्स, फ्लाइट ड्रोन्स, नेवल एविएशन फ्लाई, ये जो आपके यूएवीज हैं, तो इन सब में मतलब नेवी को भी चाहिए, एयरफोर्स को भी चाहिए, आर्मी को भी चाहिए, आर्मी की जो एयर कोर है उसमें भी चाहिए। देयर इज नो ऑटोनोमस ड्रोन वॉरफेयर यूनिट, अभी हमारे पास कोई ऑटोनोमस ड्रोन वॉरफेयर यूनिट नहीं है, जो कि अब बननी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी स्लोज डाउन R&D एंड डिप्लॉयमेंट। तो ये जो इंडिया के लिए कुछ चैलेंजेस हैं कि ब्यूरोक्रेसी कैसे उसको स्लो डाउन कर देती है, तो उसकी तरफ हमें फास्ट मूव करना चाहिए। क्या नीडेड है हमारे लिए कि एक ड्रोन वॉरफेयर विंग होना चाहिए हमारी सारी सर्विसेज में, जो भी हमारी अक्रॉस जो भी तीनों सर्विसेज हैं उसमें एक ड्रोन वॉरफेयर विंग होना चाहिए। हायर टेक टैलेंट फ्रॉम द सिविलियन सेक्टर, एआई प्रोग्रामर्स, ड्रोन पायलट्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, इनको, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बेस्ड वॉर होता जा रहा है ना, तो वैसे भी जो टेक्निकल एंट्रीज होंगी वो डिफेंस फोर्सेज में अब ज्यादा देखने को मिलेंगी। बिल्ड टेस्ट बेड्स फॉर रियल टाइम एक्सपेरिमेंटेशन लाइक यूक्रेन्स ड्रोन लैब्स, जैसे यूक्रेन की ड्रोन लैब है, क्योंकि ये जितने भी यूक्रेन ने आपके इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं इस वॉर में, वो उनके खुद के इंडिजीनियसली बिल्ट हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलता है, यूक्रेन की जो ड्रोन स्ट्राइक है वाजंट जस्ट अ मिलिट्री एक्शन, इट वाज अ डॉक्ट्रिनल इनोवेशन। ठीक है, तो ये केवल एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, ये पूरा एक इनोवेशन था। इंडिया विद 2 हॉस्टाइल बॉर्डर्स, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान, तो एंड अ वास्ट टेरेन टू प्रोटेक्ट मस्ट नॉट ओनली अडॉप्ट दीज इनोवेशंस बट अडॉप्ट देम इनटू इट्स ओन कॉन्टेक्स्ट। तो भारत को केवल इसको अडॉप्ट नहीं करना, बल्कि अपने परिप्रेक्ष्य में, अपने कॉन्टेक्स्ट में इसको अडॉप्ट करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा NDA 2 का जो बैच है, जो कि अभी शुरू हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं ऑफलाइन बैच में हमारे एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारा TDA का ऐप है, जिसको आप लोग प्ले स्टोर पर क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज तो कॉल ऑन दीज नंबर्स। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नए वीडियो लेक्चर के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।